पिछले कुछ वर्षों के दौरान हिंदुस्तान के औद्योगिक जगत में दो बड़ी डरा देने वाली घटनाएं हुई हैं। एक तो कोरोना की वैक्सीन बनाने वाले आधार पूनावाला के साथ हुआ, जबकि टाटा समूह के मालिक रतन नवल टाटा के साथ ये घटना हो गई। तो पहले बातचीत कर लेते हैं कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी के मालिक आधार पूनावाला के साथ हुआ हादसा। किसी भी वैक्सीन के मामले में देश की सबसे बड़ी फैक्ट्री महाराष्ट्र के पूना में ही था और आधार पूनावाला ही उस फैक्ट्री का मालिक था। फैक्ट्री पूना में थी। कोरोना काल में भारत में जब रोजाना हजारों हजार लोग तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे और श्मशानों, घाटों, कब्रिस्तानों में लाशों का अंबार लगा हुआ था, लाखों लोग बेरोजगार होकर हजारों मील दूर की यात्रा करके पैदल यात्रा करने पर आमादा थे, क्योंकि उस समय सरकार ने यातायात के साधनों पर बाकायदा रोक लगा दिया था, केवल पुलिस और उसके डंडे। ऐसी हालत में देश की उम्मीद आधार पूनावाला और उनके कंपनी के वैक्सीन यानी कोविशील्ड को लेकर के ही था। उन्हें यकीन था कि ये वैक्सीन देश की जान बचा लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मसले पर पूरे उस फैक्ट्री में भी गए थे और आधार पूनावाला को पूरा वायदा किया था कि कोविशील्ड यानी कि वैक्सीन तैयार करने के रास्ते में आने वाली किसी भी दिक्कत को वो तत्काल निपटाएंगे। इसके लिए आधार पूना के हाथ के कंधे पर मोदी जी ने हाथ रखा था। लेकिन ये क्या, अचानक ही आधार पूनावाला भारत से सपरिवार गायब हो गए और सीधे लंदन जा पहुंचे। फिर खबरें आई कि वे अब भारत नहीं आएंगे। कारण यह बताया गया कि भारत की राजनीतिक स्थिति बहुत भयावह है। अराजकता की हालत यह है कि पैसों की उगाही के लिए उनको आधार पूनावाला को प्रताड़ित किया जा रहा है, धमकियां जा रही हैं, उनकी जान का खतरा है। इतना ही नहीं, कहा गया कि उनके बच्चों और पत्नी को भी जान की धमकियां दी जा रही हैं। प्रशासनिक और राजनीतिक हस्तक्षेपों के चलते फैक्ट्री का संचालन करना अब उनके लिए असंभव होता जा रहा है। यह घटना किसी भयावह वज्रपात की तरीके थी। पूरा देश दहल गया। लेकिन चूंकि सड़क पर लोग पीटे जा रहे थे, पुलिस वाले उनको मारे जा रहे थे, घंटी बजाई जा रही थी, बर्तन बजाया जा रहा था, किसी निदान के बजाय एक नौटंकी चल रही थी, इसलिए लोग भूल गए कि आखिर होना क्या है। लेकिन उम्मीदों पर जी रहे इस देश में इस खबर से एक झटका तो लगा ही था। लगाया जैसा सब कुछ खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि जिस फैक्ट्री को देखने और वहां वैक्सीन बनाने के काम की प्रगति देखने के लिए सीधे प्रधानमंत्री गए हुए थे, आधार पूनावाला को पूरी मदद और सुरक्षा का आश्वासन दिया था, वहां ये सब कैसे हो गया, ये केंद्र सरकार की नाक का सवाल था और भारत की असलियत। बहरहाल कुछ महीनों बाद आधार पूनावाला दिल्ली आए और मोदी जी से भेंट की। खबर तो यह है कि उन्होंने भाजपा को भारी डोनेशन दिया था। रतन टाटा के साथ भी यही हुआ। दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार हैं संजय कुमार सिंह। संजय कुमार सिंह के पास रतन टाटा को लेकर खासी जानकारियां हैं। संजय सिंह बताते हैं कि कोई 8 बरस पहले रतन टाटा ने साफ ऐलान कर दिया था कि वे भारत में टाटा समूह की एयरलाइन लेना चाहते थे, लेकिन इसके लिए उनसे भारी रकम मांगी जा रही है। मगर उसके कुछ बरस बाद ही रतन टाटा ने भाजपा को 800 करोड़ रुपए का डोनेशन दे दिया और इस पवित्र दान से उपजी खुशखबरी के तहत रतन टाटा को एयरलाइन मिल गई। लेकिन किसी भी व्यवसाय में सरकारी मशीनरी को, नेता को ऊपरी खर्चा भुगतान करना तो सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। इसलिए अब इस मसले पर, इस खबर पर कोई चौंकता ही नहीं है। हाँ, आधार पूनावाला और रतन टाटा के बीच जमीन आसमान का फर्क है। आधार पूनावाला ने अपनी जिंदगी केवल अपने धंधे तक ही सीमित रखी है, जबकि रतन नवल टाटा ने अपनी अधिकांश कमाई देश की उस जिंदगी को समर्पित कर दिया था जो गंभीर बीमारी या शारीरिक व्याधि से बेहाल है। पूरे देश में सरकारी कोशिशों से बना सरकारी स्वास्थ्य और चिकित्सा ढांचा केवल दिखावा और पूरी तरह बर्बाद है, ये आप भी जानते हैं और हम भी और पूरा देश जानता है। लेकिन टाटा ने जो भी काम इस दिशा में किया वे बेमिसाल है। कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे लोगों को निःशुल्क इलाज देने के लिए उनका ये प्रयास पूरे दुनिया में मशहूर है। और ऐसा ही नहीं, दर्जनों ढांचा खड़ा किया है रतन टाटा ने। अब ऐसा भी नहीं है कि अपनी सारी जिंदगी भर वो सफलता ही बटोरते रहे हैं। सिंगूर और नैनो प्रोजेक्ट पर उन्हें जो ठोकर मिली वह किसी व्यवसायी के लिए हिलाने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन टाटा अडिग ही रहे। अपने उत्तराधिकारी साइरस मिस्त्री के मामले में भी काफी संकट में आ गए थे, लेकिन अडिग रहे। पता ही नहीं कि यह संयोग था या कुछ और, लेकिन टाटा ने हमेशा लोडर, ट्रक, बस जैसी बड़ी गाड़ियां ही बनाई। वे पारिवारिक वाहन यानी फैमिली ट्रांसपोर्टेशन में या तो मुंह की खा गए या असफल हो गए। फोर्ड का मामला अलग है।
लेकिन पेट्रोल उन्हें कभी भी रास नहीं आया। वे डीजल की गाड़ियों पर ही काम करते रहे। एक अनाथालय से जिंदगी शुरू करने वाले को व्यष्टि के बजाय समष्टि की समझ आ गई तो जाहिर है कि उसका आधार बिल्कुल शुरुआती जीवन ही था, जिसमें उसने व्यक्तिगत के हितों के बजाय सामूहिक हितों को ही सबसे ज्यादा ध्यान दिया और जो भी मिला उसे पूरे समाज के साथ बांटा, दिल खोल करके। मुंबई कांड में जिस तरह आतंकवादियों ने ताज होटल में कहर बरपाया था, रतन टाटा खुद मौके पर गए और पीड़ितों को भरसक राहत दी। सच कहें तो रतन टाटा कभी भी व्यवसायी नहीं बने थे। उनका मकसद केवल उद्योग चलाना ही था और उद्योग के तौर पर वे बिल्कुल सफल रहे। देश के शायद इकलौते, एशिया के शायद सबसे बड़े। रतन टाटा की जिंदगी में भी कई झटके आए हैं, लेकिन यह वही शख्स था जिसने 77 वर्ष की उम्र में भी मिराज नामक युद्धक फाइटर विमान चलाया था, जो वायुसेना के बड़े अफसरों के मुताबिक इस उम्र में हो पाना नामुमकिन सा ही था। अब चलते चलते मैं अपने जीवन में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी जिक्र कर दूं, जो मेरे लिए बिल्कुल अविस्मरणीय है। ऐसी ही एक घटना दिल्ली के पत्रकार संजय कुमार सिंह भी बताते हैं। पहली घटना तो मेरे साथ हुई सन 84 में, जो कपूर होटल में आयोजित की गई थी। लखनऊ के सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता संघ यानी सरकारी कोटेदारों की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। यह वो दौर था जब राशन का बड़ा हिस्सा कोटे में ही बनता था और चीनी और मिट्टी का तेल बाकायदा परमिट से मिल सकता था और इसके लिए रिश्वत दी जाती थी। चाय पानी के बाद बांस पेपर यानी खाकी पेपर में बने लिफाफे में 2-2 किलो चीनी बांटी जाने लगी। और आपको बता दें यह प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 घंटे बाद ही शुरू हो पाई थी, जब सारे पत्रकार ना आ गए। आपको बता दूं कि जयप्रकाश शाही जैसे पत्रकारों तक ने 1 से अधिक लिफाफे मांग लिए थे और जूनियरों को दबा थमा दिया था कि उन्हें उनके घर पहुंचा देना। आयोजकों ने तो पत्रकारों से पूछ के बता दिया था कि शाम यहीं आना है और क्या क्या व्यवस्था की गई है हम आपको बता देंगे, शाम आइए जरूर। दूसरी घटना सुनाते हैं दिल्ली के पत्रकार संजय कुमार सिंह। सन 90 के करीब रतन टाटा ने दिल्ली के ताज होटल में एक अपने नए प्रोडक्ट टाटा नमक को लॉन्च करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। तयशुदा समय से पहले ही संजय सिंह मौके पर पहुंच गए तो पाया कि उनका नंबर 71वां था। सहज बातचीत हुई और चलते समय रतन टाटा ने टाटा नमक का एक पैकेट और एक पेन सभी पत्रकारों को उपहार स्वरूप दिया था। यह एक विश्वास का प्रमाण था। एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि सामूहिक दायित्व भाव से सराबोर था, पूरी समर्पण और गंभीरता के साथ अपनी बात कहने, लेकिन लूटने या किसी को लुटाने देने का नहीं। लेकिन एक तीसरा चेहरा भी है रतन टाटा का। टाटा स्टील और एस्सार के एक प्रोजेक्ट के लिए छत्तीसगढ़ के बीजापुर, बस्तर और दंतेवाड़ा के 640 गांवों को खाली कराया गया था। जबरिया 3.5 लाख आदिवासियों को पूरी क्रूरता के साथ उनकी जमीन से भगाया गया। आतंक इतना मचाया गया था कि वे सब बिहार, उड़ीसा और महाराष्ट्र तक भाग गए थे। यह कल्पना नहीं, सरकारी आंकड़े हैं जो बताते हैं कि इस प्रोजेक्ट को तैयार करने में विरोध करने वालों का भयावह दमन हुआ था। बलात्कार हुए थे, युवकों को विकलांग कर दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद हम कैसे खारिज कर सकते हैं कि रतन नहीं थे।